राधे राधे भाई लोग, नमस्ते नमस्कार। कैसन बानी जा रहे सब? हम आशा करते हैं कि रहुआ सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होकम जा। तो हम मधु रहुआ सबके स्वागत करते हैं रहुआ सबके अपन यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला 2.0 पर। तो का रहुआ सब तैयार बानी जा आज की क्लास खातिर? तो हमने के पढ़त रहनी जा क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 जीव प्रकार में हम पोषण। और आज के लेक्चर में हमने के मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट अंग अग्नाशय के बारे में पढ़ल जाए। हमने के शुरू कर देना मानव पाचन तंत्र और ओकरा में अग्नाशय पढ़े के बाद आज के क्लास में मुख गुहा, ग्रास नली, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, यकृत, पित्ताशय, ये सारा चीज हमने के पढ़ ले बनी जा। और आज के लेक्चर में हमने के अग्नाशय के बारे में A to Z सारा क्वेश्चन और सारा पॉइंट डिस्कस कर जाए जितना एग्जाम में पूछ सकेला या पूछलेगा। तो चलिए क्लास के स्टार्ट कर जाओ। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप सभी, अग्नाशय। अग्नाशय, पेनक्रियाज, अग्नाशय। आज के टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण बा। A to Z एकरा बारे में जानल जाए। आज की क्लास जोन बा एकर नाम भले अग्नाशय बा और देखे में बहुत छोटा बा। ई रहल अग्नाशय एकदम पतिनुमा आकार के छोटा बा, लेकिन एकर काम बहुत बड़ा बा। अगर अग्नाशय में थोड़ा सा भी गड़बड़ी आ गई तो पूरा शरीर के सिस्टम हिला के रखे के ताकत बा एकरा अंदर। तो अग्नाशय के छोटा बात ही सही, लेकिन काम इतना बड़ बा कि अगर एकरा में तनियो मनी गड़बड़ी भइल तो शरीर के पूरा तहस नहस हो जाला। इतना एकरा में शक्ति बा। तो ऐसा का शक्ति बा भैया, हमने क्या जानल जाए। तो सबसे पहले अग्नाशय में पहला पॉइंट का जाने के बा कि कहाँ स्थित होला। तो हम बतैले रहने कि चेस्ट से ऊपर वाला भाग के वक्ष गुहा कहल जाला, कमर से नीचे वाला भाग के दक्ष गुहा कहल जाला, और इन दोनों के बीच के जो भाग होला ओकरा के उदर गुहा कहल जाला। और ये उदर गुहा में है अमाशय है, और अमाशय के जस्ट नीचे अग्नाशय बा। अमाशय के जस्ट नीचे ये भी होता है बाएं साइड में ही, अग्नाशय के जस्ट नीचे उदर गुहा में स्थित होता है। ये गुहा कौन सा है? उदर गुहा। दिशा कौन सा है? दाईं तरफ। और स्थित कहाँ है? अमाशय के नीचे। तो पहले इसका वास्तविक स्थिति जानेंगे कि ये होता कहाँ है। तो पहला बात इसमें जानिएगा कि ये अमाशय के नीचे उदर गुहा में बाईं तरफ स्थित होता है। स्थित होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक बारे में कहा जाने के कि कैसन होला, एक आकार कैसन होला। तो एक आकार होला पतिनुमा। जैसे पत्ती का आकार होता है, आम के पत्ती का देखते होंगे आकार, उसी तरीके से इसका भी आकार पतिनुमा होता है। तो जानेंगे, अगला पॉइंट लिखिएगा कि इसका आकार पतिनुमा होता है। पतिनुमा, पेड़ पौधा वाला पति होगा, पत्नी का पति नहीं, पतिनुमा होता है। इसका आकार पतिनुमा होता है। 2 पॉइंट हम लोग जान लिए। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो क्या अग्नाशय में भोजन जाता है? नहीं, बल्कि ये हमारे पाचन में एक ग्रंथि के रूप में काम करता है। इसमें से हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो इसमें भोजन जाता नहीं है, बल्कि एक ग्रंथि है जिसमें से एंजाइम निकल करके भोजन में मिलता है और उसके बाद भोजन का पाचन होता है। जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में यकृत के बारे में जाना था कि यकृत भी एक ग्रंथि थी, इसमें से रस निकलते थे, पित्त रस, जो भोजन में मिलते थे तो भोजन को क्षारीय बना देता था, फिर वो भोजन छोटी आंत में जाता था। तो इधर से पित्त रस मिलता है भोजन में, और इधर से अग्नाशय रस आकर के भोजन में मिलता है। बात समझ पाए? और तब जाकर के जो है इस देखिए इधर से अग्नाशय आकर के छोटी आंत में मिल जाता है अग्नाशय रस। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम्स आकर के यहाँ पे भोजन में मिलते हैं, फिर भोजन का पाचन होता है। इसमें भोजन जाता नहीं है, बल्कि एक ग्रंथि है। और वो कैसी ग्रंथि है भैया? तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अब ई का लोचा है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अब इस मिश्रित ग्रंथि हम क्या कहते हैं जी? तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथि क्या होता है जी? तो एक थैलीनुमा संरचना, ऐसे दिमाग में रखिएगा कि जैसे हम लोग जो है बैलून में पानी भर देते हैं
और जिस तरीके से बैलून में पानी भर देते तो जैसा आकार हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में छोटी छोटी थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स भरे रहते हैं। तो हम इस तरीके की हमारे शरीर में 3 प्रकार की संरचना होती है। एक में से एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होने वाले दैनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और एक में से हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास में मदद करते हैं, और एक में से दोनों निकलता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। जिसमें से एंजाइम्स निकलता हो, कोई रस निकलता हो, उसे बाह्यस्रावी ग्रंथि। जिसमें से हार्मोन्स निकलता हो उसे अंतःस्रावी ग्रंथि, और जिसमें से हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों निकलते हो उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो हमारे शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर का मिश्रित ग्रंथि है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि पाया जाता है हमारे शरीर में, और वो है अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि है, इसका मतलब है कि इसमें से एंजाइम्स भी निकलते होंगे और हार्मोन्स भी निकलते होंगे। तो इसमें से एंजाइम्स कौन कौन सा निकलता है और हार्मोन्स कौन कौन सा निकलता है हम समझेंगे। तो देखिए, इसमें से जो अग्नाशय की जिस कोशिका में से एंजाइम्स निकलते हैं उसको एसिनी बोलते हैं। अग्नाशय के जिस भाग से एंजाइम्स निकलते हैं उसे एसिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस भाग को एसिनी बोलते हैं। और जिस भाग से हार्मोन्स निकलता है, जिस भाग से हार्मोन्स निकलते हैं उसको हम लोग कहते हैं लैंगर-हैंस की द्वीपिका। लैंगर-हैंस की द्वीपिका। जिस अग्नाशय के जिस भाग से एंजाइम्स निकलते हो उसको हम लोग एसिनी बोलते हैं। एसिनी वाले भाग से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। एंजाइम निकलता है, ठीक। और लैंगर-हैंस की द्वीपिका वाले भाग से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलता है। बस समझ पाए? यानी कि अग्नाशय के जिस भाग से एंजाइम्स निकलते हैं उसे एसिनी बोलते हैं, और जिस भाग से हार्मोन्स निकलता हो उसको हम लोग लैंगर-हैंस की द्वीपिका बोलते हैं। बात समझ पाए आप? अब हम जानेंगे कि इसमें से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। बात समझ पाए? तो क्या इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं अग्नाशय के बारे में? कहाँ होता है, इसका कैसा आकार होता है, यह कैसी ग्रंथि है, और इसमें से जिस अंग से एंजाइम्स निकलते हैं जिस भाग से उसे एसिनी बोलते हैं, और जिस भाग से हार्मोन्स निकलते हैं उसे लैंगर-हैंस की द्वीपिका बोलते हैं। बात समझता है? अब हम जानेंगे कि कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा करके ऊपर लिखेंगे, ठीक। चलिए, देखिए, इसमें से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, तो इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। देखिए, अग्नाशय में से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो पूर्ण पाचक एंजाइम्स होते हैं। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए भी एंजाइम्स निकलता है, प्रोटीन को पचाने के लिए भी एंजाइम्स निकलता है, वसा को पचाने के लिए भी एंजाइम्स निकलता है, और भोजन में इन्हीं 3 पदार्थों को पचाना होता है मुख्य रूप से। तो ये पूरी तरीके से हर चीज को पचाने के लिए एंजाइम्स निकालता है, इसीलिए अग्नाशय से निकलने वाले रस को पूर्ण पाचक एंजाइम्स बोलते हैं। तो अग्नाशय में से जो एंजाइम्स निकलते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। अग्नाशय में से कितने प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। एटीएम जैसे याद किए है ना, एटीएम, उसी तरीके से याद रखिएगा एटीएल। एटीएम के जगह पे एटीएल याद रखिएगा। एटीएल, ए से हो जाएगा एमाइलेज, एमाइलेज, और टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन, और एटीएल से हो जाएगा लाइपेज। तो इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। एटीएल, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, और ये तीनों 3 काम करते हैं। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। किसको पचाता है जी? कार्बोहाइड्रेट को। किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को। यानी कि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। ट्रिप्सिन किसको पचाता है जी? तो याद करिए, जब हम
आमाशय पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है और आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम्स निकलते हैं जठर ग्रंथियों में से पेप्सिन एंजाइम, वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और वही पेप्टोनवा को ये और तोड़ करके पेप्टाइड में बदल देता है। यानी कि ये पेप्टोन को, प्रोटीन का जो पेप्टोन भाग होता है उस पेप्टोन को तोड़ करके पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टाइड ये प्रोटीन को पेप्टोन, एक सेकेंड, ये याद रखिएगा, आमाशय का जो क्या बोलते पेप्सिन एंजाइम था वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता था और ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्टाइड में। याद रखिएगा कि ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्टोन को, प्रोटीन का जो पेप्टोन वाला भाग है उस पेप्टोन को तोड़ करके पेप्टाइड में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्टाइड में बदल देता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि यही पेप्टाइड फिर टूट करके अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो याद रखिएगा कि ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, यानी कि ये प्रोटीन को तोड़ता है। और लाइपेज जो है वो वसा को पचाता है और वसा को पचाता है और वाष्य अम्ल में बदलने का काम करता है। तो याद रखिएगा कि इसीलिए देखिए कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने वाला एंजाइम निकाल रहा है, प्रोटीन को भी पचाने वाला एंजाइम निकाल रहा है, वसा को भी पचाने वाला। इसीलिए अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम को पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम, क्योंकि ये सभी चीजों को पचा देता है, तो इसे पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन का जो पेप्टोन, टूटा हुआ पेप्टोन होता है उस पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है और लाइपेज वसा को पचाता है। तो याद रखिएगा ये सारी की सारी कहानियां, जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके जो है किसे बदल देता है? याद रखिएगा माल्टोज में बदल देता है। किसे बदल देता है जी? माल्टोज में बदल देता है। फिर यही माल्टोज आगे चल करके जो क्या बोलते हैं ग्लूकोज में टूट जाते हैं और वसा को ये वाष्य अम्ल में बदल देता है। किसे बदल देता है जी? वाष्य अम्ल में। तो याद रखिएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला भी एंजाइम्स निकाल रहा है, प्रोटीन को पचाने वाला भी, वसा को पचाने वाला भी। तो ये 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं अग्नाशय से। बस समझ पाए? अब हम लोग जानते हैं कि इससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। अब हार्मोन्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि हम इधर हार्मोन्स लिखेंगे तो इसको मिटाएंगे। एंजाइम्स हो गया और जिस भाग से एंजाइम्स निकलता है उसे क्या कहते हैं? एसिनी। बस समझ पाए? चलिए इसको मिटा दें। अब हम लोग जानते हैं कि छोटी अग्नाशय से जो निकलने वाला हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स, वो कौन कौन से हार्मोन्स निकलता है ये जानेंगे। तो देखिए लैंगरहैंस की द्वीपिका, अग्नाशय का वह भाग जहां से हार्मोन्स निकलते हैं उसे लैंगरहैंस की द्वीपिका बोलते हैं और उसमें 5 प्रकार की, लगभग 4 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की कोशिका होती है? 4 प्रकार की। यानी कि इसमें 4 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की कोशिका होती है? 4 प्रकार की। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल, ये 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं लैंगरहैंस के द्वीपिका में। 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं और चारों सेल में से 4 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल, और चारों में से 4 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। अल्फा सेल में से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसका नाम है ग्लूकागन। क्या नाम है? ग्लूकागन। बीटा सेल से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। और गामा सेल से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसका नाम है पॉलीपेप्टाइड। क्या नाम है? पॉलीपेप्टाइड। और डेल्टा सेल से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसका नाम होता है क्या बोलते हैं? सीमेटोस्टैटिन हार्मोन। तो चारों में से 4 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। अल्फा सेल में से ग्लूकागन, बीटा सेल में से इंसुलिन, ये इंसुलिन बहुत एग्जाम में पूछता है। अल्फा बीटा, गामा में से पॉलीपेप्टाइड और डेल्टा में से सीमेटोस्टैटिन हार्मोन। 4 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं चारों सेल में से।
अब चारों का अलग अलग काम है। ग्लूकागन क्या करता है जी? तो ग्लूकागन, याद करिए हम कल यकृत पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में बदल करके स्टोर रहता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है भैया? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाला होता है इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है? तो ये ग्लूकोज को किसमें बदल देता है जी? तो ये ग्लूकोज को बदल देता है ग्लाइकोजन में। किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में। याद करिए, इंसुलिन हार्मोन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ऐसे मान लीजिए कि हम अचानक से बहुत ज्यादा मीठा खा लिए तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, आवश्यकता से अधिक हो जाएगी। तो हमारे बॉडी को जितना ग्लूकोज चाहिए ब्लड में उतना रहता है और बाकी अतिरिक्त ग्लूकोज को हमारे जो पेनक्रियाज से के बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन होता है वो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। कहता है जो बेटा अब तू जा करके यकृत में स्टोर रहना और जब तुमको बुलाएंगे जरूरत पड़ेगा तब उधर से लौट के आना। बस समझता है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन किसका होता है? इंसुलिन का। और समझिए, अतिरिक्त ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर कर दिया गया। बस समझता है? अब फिर जब जरूर अब हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, तब खबर पहुंचता है कि तब ग्लाइकोगन जो है इसके पास खबर पहुंचता है और ग्लाइकोगन क्या करता है कि जो लीवर में ग्लाइकोजन इकट्ठा रहता है उसको पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोगन क्या करता है? तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। याद रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और ये ग्लाइकोजन जाकर के यकृत में स्टोर हो जाता है। फिर जब हमारे ब्लड में जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा ग्लूकोज की तो फिर ग्लाइकोगन उत्तेजित होता है और ये ग्लाइकोजन को, जो लीवर में एकत्रित है ग्लाइकोजन, उसको पुनः ग्लूकोज में बदल देता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा पुनः संतुलित हो जाती है। तो ये दोनों हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर ये दोनों जहुआया तो हमारे शरीर में शुगर की बीमारी हो जाएगी, हाइपोग्लाइकोसिस की बीमारी हो जाएगी और क्या बोलते हैं, इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी, अगर इंसुलिन कम निकलने लगेगा तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। ऐसा समझता है? और इसकी वजह से हमारे शरीर में, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर लेवल बढ़ जाएगा और हमें शुगर हो जाएगी, मधुमेह रोग हो जाएगा। अगर इंसुलिन की मात्रा कम निकलने लगी, अधिक निकलने लगी, आवश्यकता से अधिक निकलने लगी तो हमारे शरीर में जो अधिक से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती जाएगी तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगेगा। तो इस स्थिति में हमें हाइपोग्लोसिस बीमारी हो जाती है जिसमें हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो ये हमारे शरीर में पूरी तरीके से ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करता है ये दोनों हार्मोन। अब ये क्या काम करता है? पॉलीपेप्टाइड। तो ये हमारे शरीर में पाचन, भूख आदि को नियंत्रित करता है, मतलब इसका काम है पॉलीपेप्टाइड का पाचन से संबंधित कामों को नियंत्रित करना, पॉलीपेप्टाइड का काम है। और सीमेटोस्टैटिन क्या करता है जी? तो सीमेटोस्टैटिन ये दोनों का बाप है, बीटा सेल और अल्फा सेल यानी कि इंसुलिन और ग्लाइकोगन, इन दोनों पर नियंत्रण रखता है सीमेटोस्टैटिन। यानी कि ये इंसुलिन और ग्लाइकोगन पर नियंत्रण रखता है। बस मतलब है, यानी कि दोनों का बाप होता है सीमेटोस्टैटिन। जैसे मान लीजिए पिताजी बोल दिए कि मान लीजिए कि पिताजी के दो बेटे हैं, मान लीजिए एक को बोल दिए कि जो बबुआ तू फलानवा काम करिए, एगो को बोल दिए जो बबुआ तू चिलानवा काम करिए। तो बबुआ का लगा कि अब का हम स्वतंत्र है, लेकिन उसको ही नहीं पता है कि ऊपर से पापा जी का ऐसे पकड़ मजबूत है, नियंत्रण किए हुए, जब जैसे ही देखेंगे गलत कुछ कर रहा है तुरंत देख के दबोचेंगे, क्या कर रहा है जी तुम। वही काम करता है सीमेटोस्टैटिन, इंसुलिन और ग्लाइकोगन पे नियंत्रण रखता है। इन चारों हार्मोन्स का
4 काम है और ये अपने अपने काम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। और इसमें अगर कोनो गड़बड़ी हो गया भाई साहब, खास करके इंसुलिन में अगर इसमें गड़बड़ी हो जाती है, ये गड़बड़ी कब होता है भाई? जब बीटा सेल में गड़बड़ी होती है। बीटा सेल में गड़बड़ी कब होती है? जब अग्नाशय में कोई गड़बड़ी होती है। तो जैसे ही इंसुलिन कम निकलने लगता है तो हमें मधुमेह रोग हो जाते हैं। इंसुलिन ज्यादा निकलने लगेगा तो हाइपोग्लोसिस बीमारी हो जाती है, तो जिसमें हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो भाई साहब इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी नोट करके लिखवा देंगे कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और हर बीमारी का जड़ ये शुगर ही है। शुगर हो जाता है तो हार्ट खराब, लिवर खराब, किडनी खराब, सारे खराब होने लगते हैं। हर बीमारी का जड़ इस शुगर होता है, बस समझता है। और इस बात समझिए कि ये इंसुलिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इससे ही ज्यादा इसको बनाने वाला ये अग्नाशय है, पेनक्रियाज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो बोले कि ये देखने में छोटा है लेकिन ये पूरे सिस्टम हिलाने की ताकत रखता है। अगर हमारे शरीर में अगर शुगर लेवल बढ़ने लगे, शुगर हाई हो जाए, तो ये समझ में नहीं आता है कि हार्ट फेल होगा कि किडनी फेल होगा, का फेल होगा, पता नहीं चलता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। तो ये सारे एग्जाम में पूछे हुए फैक्ट है, और आप लोगों के दिमाग में एकदम ठोक के रखना इस सारे फैक्ट को। इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। हमारा पढ़ाने का यही तरीका होता है कि D2 एकदम फैक्ट लाइए, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन जाए और हम लोग जो है अच्छे नंबर से पास हो जाए। चाहे क्लास 10th का एग्जाम हो या चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन अग्नाशय से आ जाएगा तो नहीं छूटेगा। ये बात का हम गारंटी लेते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन्स की कहानी है। अब हम थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं और कुछ है अग्नाशय के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाएंगे। हम थोड़ा सा इसमें अग्नाशय से रिलेटेड कुछ फैक्ट है हम जान लेते हैं। पहला फैक्ट तो यही है भैया मोरे कि अग्नाशय में जो इंसुलिन हार्मोन होते हैं, इंसुलिन हार्मोन किस सेल से निकलता है जी? बीटा सेल से। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इसी को हम लोग शुगर भी बोलते हैं, इसी को डायबिटीज भी बोला जाता है। रोग होता है, याद रखिएगा। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने लगती है तो मधुमेह रोग हो जाते हैं। और इंसुलिन हार्मोन की अगर अधिकता हो जाती है शरीर में तो हमें जो है हाइपोग्लोसिस बीमारी हो जाती है। तो इंसुलिन हार्मोन्स की अधिकता से हाइपोग्लोसिस बीमारी होती है। इसमें क्या होता है जी? हाइपरग्लोसिस में तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है। और डायबिटीज मतलब क्या होता है? शुगर मतलब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे हम डायबिटीज रोग कहते हैं। तो ये दोनों फैक्ट भी एग्जाम के दृष्टि से याद रखिएगा। ये तो नहीं पूछा है लेकिन ये फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम्स के लिए, तो ये याद रखिएगा। तो आज की क्लास में हम अग्नाशय से जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था हम सब आपको दे दिए। इससे बाहर कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस समझता है। तो कल के क्लास में हम लोग देखिए, इधर से अग्नाशय रस आ गया, इधर भोजन में मिल गया, इधर से पित्त रस भोजन में मिल गया। अब भोजन ये जो छोटी आंत में आ गया है भोजन, अमाशय से ये छोटी आंत का ग्रहणी वाला भाग है, और ग्रहणी वाले भाग में ही इधर से अग्नाशय और इधर से यकृत आकर के मिलते हैं भोजन से। और फिर ये छोटी आंत के आगे वाले भाग जेजुनम, फिर इलियम में जाते हुए यहाँ पे पूर्ण पाचन होता है। तो कल के क्लास में हम छोटी आंत के बारे में जानेंगे। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को जो है साइंस पढ़ने में बोरिंग लगता है उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर जो है वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर किया कीजिए। बहुत हिम्मत मिलती है, मनोबल बढ़ते हैं। और बाकी अगर आपको इसमें कुछ कमी लग रही है
जो भी तरीके पढ़ाने, जो भी अगर आपको इसमें कमी लग रही है तो आप हमें सलाह जरूर दे कमेंट बॉक्स में कि हम क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं। आज तो खासकर हमने अपने हैंडराइटिंग में सुधारने की कोशिश पूरी तरीके से की है। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम आप जो नीचे लिखती है वो दिखाई नहीं देता है, उसके लिए हमने अब सब अपना कैमरा थोड़ा सा दूर करके पूरा बोर्ड को ले लिया था ताकि कोई छूट ना पाए कोई भी चीज। तो हम सारी जो है आपकी समस्या को अपने तरीके से दूर करने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको जो भी समस्या हो आप जरूर बताइएगा कि हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।